हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ट्यूटर चैनल। आज हम देखेंगे यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कौन से पार्ट में हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है, कौन से पार्ट से उसको डील किया जाता है। पार्ट 1 to 4 आर्टिकल है और आर्टिकल 1 को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर बताया गया था 3 कैटेगरीज़ है हमारे इंडिया के अंदर। स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज़ है और एक्वायर्ड टेरिटरीज़ है। एक्वायर्ड टेरिटरीज़ मतलब बाहर से ली हुई। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, कौन कैसे एडमिनिस्टर करता है। हमने देखा था कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ के पास हाई कोर्ट है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 2, 3, 4 क्या बोलता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम देखेंगे वेरियस कमीशंस फॉर दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो देखिए, अंडर आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट क्या है? तो देखिए, हम अगर किसी बाहर देश से किसी टेरिटरी को अक्वायर कर रहे हैं, बाहर की टेरिटरी को हमारे इंडिया के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, उसको हमारे देश का पार्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल वर्क करेगा? आर्टिकल 2। और ये सब कैसे किया जाएगा? बाय सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के ज़रिए। पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी के ज़रिए पास करेंगी। उसके बाद है आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो भी अप्लाई होगा। हाँ, एक सेकंड। जो आर्टिकल 2 है उसके अंदर जो यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेट अगर बनाना है, फॉर एग्जांपल दिल्ली को अगर स्टेट बनाना है तो वहाँ पे आर्टिकल 2 अप्लाई होगा। और बाहर देश से अगर कोई स्टेट बनानी है, बाहर देश से हमारे इंडिया के अंदर किसी को इंक्लूड करना है, किसी को स्टेट बनाना है, किसी पार्ट को, तो वहाँ पे आर्टिकल 2 इस्टेब्लिश होगा। और 3 क्या है? जो हमारे देश के अंदर जो चेंजेस होंगे, स्टेट की बाउंड्री बढ़ानी है, स्टेट की बाउंड्री को छोटा करना है, स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, स्टेट के नाम को बदलना है, तो वो सब चीज़ें कौन से आर्टिकल के ज़रिए की जाएंगी? आर्टिकल 3। और आर्टिकल यहाँ पे 4 जो है तो मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के ज़रिए जो भी चेंजेस किए जाएंगे, आर्टिकल 2 और 3 के ज़रिए जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसको अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से उसको किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 2 और 3 जो भी है वो 4 के ज़रिए क्या बोला गया है कि अंडर आर्टिकल 4, 2 और 3 जो भी आर्टिकल के ज़रिए चेंजेस किए जा रहे हैं, एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नेम एग्जिस्टिंग स्टेट, आर्टिकल 2, 3, तो ये चीज़ें आर्टिकल 4 के ज़रिए क्या हो जाएंगी? सिंपल मेजोरिटी से पास की जा सकती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 3, इन केस ऑफ स्टेट। अब अगर स्टेट के ज़रिए स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पार्लियामेंट ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी स्टेट को तोड़ने के या फिर अलग करने के बाद बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट के जरिए, और यहाँ पे पार्लियामेंट करेंगी और उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगेंगी प्रेसिडेंट की। विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट हम बिल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और याद रखना, इसको सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेंगी। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब देखिए, यहाँ पे स्टेट के पास प्रेसिडेंट उसके व्यू देने के लिए उस बिल को भेजेगा तो सही, लेकिन वो जो भी स्टेट डिसीजन देगा उस पर, वो प्रेसिडेंट पे और पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं है कि उनकी बात माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो मान सकता है या फिर नहीं भी मान सकता। प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे अगर यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, तो वहाँ पे कोई प्रायर रिकमेंडेशन कोई भी व्यू नहीं मांगा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, यहाँ पे नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर टू दी ascertain its view and parliament can itself take any action as it deems fit। ठीक है, अब हम वेरियस कमीशंस देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो कमीशन लाया गया वो था धार कमीशन। वो क्यों लाया गया था? हमारे देश में जो है तो डिमांड होने लगी थी, किस लिए? वेरियस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी स्टेट को बनाने की डिमांड होने लगी थी, उसके लिए कमीशंस लाए गए। तो वो
डिफरेंट कमीशन है उसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कमीशन लाया गया धार कमीशन। अब धार जो कमीशन लाया गया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे, ये रिकमेंड करेंगे हमारी गवर्नमेंट को कि स्टेट जो है तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए। तो धार कमीशन लाया गया इन जून 1948 में। इसके चेयरमैन थे एस के धार। इन्होंने रिपोर्ट की सबमिट दिसंबर 1948 में, और इन्होंने क्या रिकमेंड किया, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। इन्होंने रिकमेंड किया, लैंग्वेज के बेसिस को रिजेक्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट को बनाना चाहिए, ऐसा कहा। ठीक है। अब उसके बाद कमीशन लाया गया जेवीपी कमेटी। इसके 3 मेंबर हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारामैया। ये तीनों इस कमेटी के मेंबर है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1948 में दिसंबर में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया अप्रैल 1949 में, और इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस को इन्होंने भी रिजेक्ट किया और इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो है तो स्टेट बननी चाहिए, ऐसा कहा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसको 1953 में फोर्सफुली स्टेट बनाना पड़ा। मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्रा स्टेट को तेलुगु स्पीकिंग एरिया से सेपरेट करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे की कहानी है। हमारे एक कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे पोट्टी श्रीमुलु। पोट्टी श्रीमुलु जो है तो 56 दिन के 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते। अब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठने से क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ हो गई तो वो उस टाइम पे जो है तो इनकी डेथ होने की वजह से क्या हुआ, उस टाइम पे, सॉरी एक सेकंड, हाँ, इनकी 56 डेज के अंदर हंगर स्ट्राइक की वजह से डेथ हो गई। और डेथ होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे दंगे भड़कने लगे। अब उस एरिया में दंगे भड़कने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को फोर्सफुली ये सब चीज़ें करनी पड़ी। गवर्नमेंट ने ये सब कर दिया, और जो है तो 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ठीक है, मद्रास स्टेट से इसको सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद फजल अली कमीशन लाया गया, जिसको दिसंबर 1953 में बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे फजल अली, और इसके 2 और मेंबर थे, वो थे KM पनिकर, HN कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया, बट इन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सजेस्ट किया अबोलिशन फॉर द 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। अब देखिए, हमारे 1952 से पहले स्टेट को डिवाइड किया गया था ABCD ऐसे 4 पार्ट्स में। तो इन्होंने कहा कि उसको हटा देना चाहिए, और उसको हटा भी दिया गया इनकी रिकमेंडेशन से। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1952 में 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन किसकी रिकमेंडेशन से हटाया गया, तो वो था फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन से। और कौन से अमेंडमेंट से एक्ट से हटाया गया, तो वो थी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1952। ठीक है, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कौन सी स्टेट 1956 के बाद बनी, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा यूनियन टेरिटरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। तो 1956 में केरला को बनाया गया। अब केरला को किससे जोड़ के बनाया गया, त्रवणकोर, कोचीन, साउथ कर्नाटक, ये तीनों को मिलाकर केरला बनाया गया। आंध्र प्रदेश, आंध्रा प्लस हैदराबाद को जोड़कर आंध्र प्रदेश बनाया गया। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य भारत प्लस भोपाल, ये तीनों को जोड़कर मध्य प्रदेश बनाया गया। और न्यू यूनियन टेरिटरीज कौन सी बनी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीवी आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम द मद्रास स्टेट। अब जो मद्रास स्टेट से लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीव आइलैंड को डिटैच किया गया, सेपरेट किया गया मद्रास स्टेट से, और ये यूनियन टेरिटरी बन गई। उसके बाद 1960 में बायफर्केशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए, पहले जो बॉम्बे प्रोविंसेस हुआ करती थी उसमें गुजरात और महाराष्ट्र, जो मराठी बोलने वाले और गुजराती स्पीकिंग लोग थे,
वो साथ में ही रहा करते थे। लेकिन 1960 में इसको बायफर्केट कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। 1961 में क्रिएशन ऑफ दादर नागर हवेली 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाई गई। 1962 में गोवा दमन दीव 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। द फ्रेंच हैंडेड ओवर पुडुचेरी टू इंडिया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो फ्रेंच ने पुडुचेरी को हमारे इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। पहले इस पे पुडुचेरी पे फ्रेंच का रूल हुआ करता था, उसको जो है तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे इंडिया में ऐड कर दिया गया। 1963 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1974 में सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट बना 36th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। अब देखिए आर्टिकल 2 के जरिए, आर्टिकल 2 के लिए सिक्किम जो होता है कि अच्छा सा एग्जाम्पल है, अक्वायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिक्किम को हमारे देश का पार्ट बनाया गया, ठीक है, आर्टिकल 2 के जरिए। 1974 सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट। उसके बाद 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, 1987 में उसको स्टेट का दर्जा दिया गया। 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों को स्टेट का दर्जा दिया गया। और तेलंगाना 2014 में बना। 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बनी। उसके बाद चलिए हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने इसके अंदर हर चीज़ कवर कर ली है, सारे कमीशन देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप जो है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हम बहुत कम टाइम में ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। एंड थैंक यू।